एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रही हूँ दोस्तों। क्या राहु से भी राजयोग बनता है? जी हाँ दोस्तों, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही जबरदस्त राजयोग हमारी कुंडली में बनाता है। यदि जिस भी जातक की कुंडली में यह राजयोग बनता है तो उसके जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं रहती है, अर्थात उसको सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहती है। यदि वह व्यापार जगत से जुड़ा हुआ है तो उसका व्यापार बहुत अधिक अच्छा चलता है। जॉब यदि वह करता है तो उसे बहुत ही उच्च पद प्राप्त होता है राहु की कृपा से। और यदि वह राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वह एक ऊंचे पद के ऊपर जाता है दोस्तों। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही अधिक सफलता हमारे जीवन में दिलाता है यदि वह एक अच्छी स्थिति में हमारी कुंडली में हो दोस्तों। तो कुछ नियम मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। यदि वह नियम आपकी कुंडली में भी फॉलो करते हैं तो राहु की दशा अंतरदशा पर बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। राहु हम जानते हैं एक नेगेटिव ग्रह होता है। राहु के नाम से ही बहुत लोग घबरा जाते हैं कि राहु की दशा में सदा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। राहु ग्रह भी हमें जीवन में बहुत अधिक अच्छे परिणाम देता है यदि वह हमारी कुंडली में पॉजिटिव हो तो दोस्तों। राहु की कृपा से ही जातक को बहुत अधिक अचानक से उपलब्धि प्राप्त होती है। हर क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करता है। राहु क्या है? भ्रम है, छाया है, छल कपट है और बहुत ही यह एक ऐसा ग्रह है जिसका खुद का भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। जिस भी ग्रह के साथ वह स्थित है उसका स्वरूप वह ले लेता है, अर्थात उसके गुण धर्म उसके अंदर आ जाते हैं और जिस भी भाव में वह स्थित हो उसके अनुसार ही हमारे जीवन में वह अच्छे और बुरे परिणाम देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जानने का प्रयास करते हैं कि राहु आखिरकार कुंडली में कैसे राजयोग बनाता है और यह राजयोग यदि बनता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। यदि सारे नियम फुलफिल होते हैं तो 101% राहु की दशा अंतरदशा पर जातक को राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। आखिरकार राजयोग होता क्या है? हमारी जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रहों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के राजयोग बनते हैं दोस्तों। राजयोग का मतलब यही होता है कि जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, या तो आप जॉब करते हैं या व्यापारिक जगत से जुड़े हुए हैं या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको एक उच्च पद प्राप्त हो। आपका जो भी निर्णय ले आप उसका मान सम्मान सभी लोग करें, आपकी बात का वैल्यू हो, आपका मान सम्मान उस क्षेत्र में बहुत अधिक हो, आपके बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए, अर्थात आप सर्वोपरि हो, तो राजयोग जैसी स्थिति वही हमारे जीवन में होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं होती है। सुख सुविधाओं की वृद्धि रहती है, धन की कभी भी कमी नहीं रहती है, मानसिक परेशानी भी नहीं होती है। वही राजयोग हमारे जीवन में कहलाता है दोस्तों। तो राहु से राजयोग कैसे बनता है? सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट यही है कि राहु यदि आपके फर्स्ट हाउस, ये वाला हाउस कहलाता है। हम भली बातें जानते हैं, हमारी ये कुंडली होती है, किसी भी लग्न कुंडली होगी, लेकिन हाउसेस यही होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। तो राहु देव यदि आपके फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में या फिर 10th हाउस में स्थित हो तो वह एक राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन उसके पीछे कुछ छोटे छोटे नियम है। यदि वह नियम पूरे फुलफिल होते हैं तो ही राजयोग बनेगा, अन्यथा राजयोग नहीं बनेगा। इसलिए आप नियम को भी बहुत ही अधिक ध्यानपूर्वक सुने। फर्स्ट हाउस क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या होता है? लग्न होता है, हम खुद स्वयं होती है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा डेडिकेशन होता है, हम स्वयं किस प्रकार से कार्य करते हैं, वह लग्न होता है। 5th हाउस होता है हमारा बुद्धि बल कैसा है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कैसी है, हम कितना प्रयास कर रहे हैं किसी कार्य के लिए। और 10th भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र मतलब अर्थात बिना कर्म के राजयोग कभी भी नहीं हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो आप कार्य किस प्रकार से करते हैं वह होता है कार्य। आप कौन सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वह होता है 10th भाव का स्वामी के अनुसार हम कार्य क्षेत्र चुनते हैं। वह बात अलग हो गई। लेकिन राहु यदि आपके 1st हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस में स्थित है तो एक राजयोग जैसी
स्थिति उत्पन्न होगी। अब ये राजयोग स्थिति उत्पन्न होने के लिए कुछ नियम है। सबसे पहला नियम है कि आपको देखना है राहु योग कारक ग्रह होना चाहिए। अब राहु योग कारक कब होता है, पिछले कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अस्त, नीच और उच्च ग्रह कब होते हैं, ये डिग्री डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, यह हमारी 12 राशियाँ होती है, ये फिक्स होती है, इन्हें आप याद कर लीजिए। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि बेसिक में आपको गलती होगी तो आगे की वीडियोज आपको समझने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये 12 राशियाँ होती है, इनके नंबर फिक्स होते हैं, इनके राशि स्वामी फिक्स होते हैं, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो राहु योग कारक कब होगा, शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि कौन सी होती है, वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र होता है और तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र होता है। सभी राशियों को 2-2 ग्रह प्राप्त है, चंद्र और सूर्य को छोड़कर। तो यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर कहीं पर भी लिखा हो तो राहु सदा पॉजिटिव हमारे को जीवन में रिजल्ट देता है, अर्थात वह अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार की बुध की राशि कौन कौन सी होती है, 3 नंबर मिथुन राशि का राशि स्वामी बुध है और कन्या राशि का राशि स्वामी भी बुध है। तो 3 नंबर और 6 नंबर में भी यह राहु देव योग कारक ग्रह कहलाते हैं। इसी प्रकार से शनि की राशि कौन सी होती है, मकर राशि और कुंभ राशि, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर। यानी कि राहु देव 1st हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस में कहीं पर भी 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर लिखा है और राहु देव स्थित है तो वह राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा। पहले मैं आपको नियम बता देती हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत अधिक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब राहु देव स्थित तो हो गए हैं, लेकिन उसका राशि स्वामी का मतलब है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और शनि ग्रह, 3 ही ग्रह होंगे उनके। अन्य ग्रहों में राहु देव नेगेटिव होगा तो वह राजयोग होगा ही नहीं, भले ही वह 1st में बैठा हो, 5th में बैठा हो या फिर 10th में बैठा हो। सबसे फर्स्ट कंडीशन है योग कारक होना चाहिए, यानी कि शुक्र की राशि में वह स्थित होना चाहिए, बुध की राशि में वह स्थित होना चाहिए, शनि की राशि में स्थित होना चाहिए। तो यह ग्रह कभी भी नीच राशि में स्थित नहीं होने चाहिए। नीच कब ग्रह होते हैं, उच्च कब ग्रह होते हैं, पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि शुक्र ग्रह 6 नंबर राशि में सदा नीच का होता है, अर्थात वह बुध की राशि में स्थित हो जाए, यानी कि कन्या राशि में स्थित हो जाए शुक्र ग्रह तो नीच का हो जाता है। इसी प्रकार से बुध ग्रह 12 नंबर अर्थात मीन राशि में वह सदा नीच का होगा और शनिदेव सदा मेष राशि में नीच के होंगे। तो इनका ध्यान रखना है कि ग्रह नीच नहीं होना चाहिए, अस्त भी नहीं होना चाहिए। अस्त का मतलब है सूर्य से यदि शुक्र की युति हो रही है तो दोनों का डिग्री डिफरेंस अच्छा होना चाहिए, अस्त वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कुछ डिग्रियों के अंतराल में ग्रह अस्त अवस्था में माने जाते हैं, वह भी मैं बता चुकी हूँ कितने डिग्री डिफरेंस में अस्त माने जाते हैं ग्रह। यदि अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो वह जरूर देखिए, हर चीज यहाँ डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा। और राहु से दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अर्थात राहु की दृष्टियां भी उस ग्रह पर नहीं पड़नी चाहिए। राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। अब यह तीनों नियम यदि फुलफिल होते हैं तो राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ ये नियम लगाकर, तो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों सपोज करिए हमें राहु देव यहाँ पर स्थित है, सपोज करिए 5th नंबर में, तो फर्स्ट नियम हमारा हो गया कि 5th हाउस में स्थित होना चाहिए, तो राहु राजयोग दे रहा है। अब राहु कौन से नंबर में स्थित है, 7 नंबर। 7 नंबर का राशि स्वामी कौन होता है, शुक्र ग्रह, आप देख सकते हैं। अब शुक्र ग्रह हमारी लग्न कुंडली में अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, डिग्री वाइज भी अच्छा होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त भी नहीं होना चाहिए, राहु से दृष्ट भी नहीं होना चाहिए। ये नियम आपको लगाना है। शुक्र देव अच्छा होना चाहिए का मतलब 6, 8, 12 में नहीं स्थित होना चाहिए, त्रिकेंद्र में कहीं पर भी स्थित हो तो अच्छी बात है। सपोज करिए शुक्र ग्रह यहाँ पर स्थित है, भले वह शत्रु राशि में हो, लेकिन अगर वह उसकी स्थिति अच्छी है, डिग्री वाइज वह बलवान है, तो राहु देव राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन यदि वह अस्त हो गया, अस्त का मतलब सपोज करिए यहीं पर सूर्य देव आ गए और सूर्य देव ने शुक्र देव को अस्त कर दिया,
तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहु का खुद का अस्तित्व नहीं है। वह जिस भी राशि जिस भी भाव में स्थित होता है उसके अनुसार रिजल्ट देता है। तो उसका राशि स्वामी बलवान होना जरूरी है, तभी राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अब सपोज करिए ये शुक्रदेव यदि यहाँ पर स्थित हो जाए तो वह नीच राशि में स्थित हो जाएगा, तो भी यह राजयोग खंडित हो जाएगा। तो नीच का नहीं होना चाहिए, राहु से दृष्ट नहीं होना चाहिए। राहु से दृष्ट का मतलब राहु यहाँ पर है, राहु की 3 दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ेगी, 1 नंबर 2 3 4 5। राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि इस हाउस पे पड़ेगी, 5 के बाद 6 और 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 8 और 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो शुक्रदेव यहाँ पर भी स्थित नहीं होने चाहिए, यहाँ पर भी स्थित नहीं होने चाहिए और यहाँ पर भी स्थित नहीं होने चाहिए। अगर शुक्रदेव बलवान होकर यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो भी राजयोग कैंसल हो जाएगा। तो आपको यह नियम फॉलो करना है तो ही राजयोग बनेगा, अन्यथा राजयोग नहीं बनेगा। अब कोई सा भी ग्रह हो सकता है, यह एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया है। इसकी जगह यदि बुध आपकी लग्न कुंडली में बुध राशि स्वामी बन रहा है राहु का, राहु यदि यहाँ पर लग्न में स्थित हो गया है, इसका राशि स्वामी बुध है, तो बुध की स्थिति आपको लग्न में कुंडली में देखनी है। वे 6 8 12 में स्थित नहीं होना चाहिए, राहु से उसकी दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए, बुध देव नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। बुध देव यदि यहाँ पर स्थित हो गए तो वे नीच के हो जाएंगे, तो नीच नहीं होने चाहिए। तो ये तीनों नियम आपको लगाने हैं तो ही राजयोग बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आई होप आपको ये नियम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है राजयोग कब बनता है। ये इसी प्रकार से यदि फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में आपस में इंटरचेंज हो रहा हो, यानी कि उसके राशि स्वामी इंटरचेंज हो रहे हैं, तो भी राजयोग बनेगा। कैसे बनेगा, सपोज करिए राहु देव यहाँ पर स्थित है और इसका 10वें भाव का राशि स्वामी कौन हो गया, 12 नंबर। 12 नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह यहाँ पर यदि स्थित हो जाए राहु के साथ, यानी कि 10वें भाव का स्वामी राहु के साथ स्थित हो रहा है लग्न में, तो भी राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और यही नियम यहाँ के लिए भी होता है, यानी कि 5th हाउस का स्वामी यदि 10th भाव के स्वामी के साथ स्थित हो या 10th भाव का स्वामी 5th हाउस के स्वामी के साथ स्थित हो, तो भी राजयोग बनेगा। कैसे बनेगा, अब यहाँ तो 12 नंबर है, तो राहु यदि यहाँ पर स्थित होगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा, तो नियम हमारा कैंसिल हो गया। अब दूसरी कोई लग्न कुंडली हो जिसमें 10th भाव में यदि 2 नंबर 7 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 10 और 11 लिखा हुआ है और राहु देव स्थित है, सपोज करिए यह राहु देव स्थित है और 5th हाउस का स्वामी कुछ भी आए यहाँ पर, वह भी उसके साथ स्थित हो गया, तो भी राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होता है। यानी कि इनके राशि स्वामी राहु देव के साथ स्थित हो 10वें भाव में, तो भी राजयोग बनेगा। लग्न भाव में यदि राहु स्थित है और 10वें भाव का स्वामी राहु के साथ स्थित है, तो भी राजयोग बनेगा। तो यह भी एक नियम होता है, वह भी आप ध्यान से रखिए जब भी आप विश्लेषण करते हैं। उसके अलावा एक तीसरा नियम कब होता है, राजयोग राहु देव कब बनाता है, वह भी हम जान लेते हैं। तीसरा नियम है केंद्र के घर। केंद्र के घर कौन से होते हैं हमारे, 1st हाउस 4th हाउस। 1st हाउस यहाँ लिख देती हूँ मैं, 4th हाउस 7th हाउस और 10th हाउस हमारे केंद्र के घर होते हैं। त्रिकोण के घर कौन से होते हैं, 1st हाउस 5th हाउस और 9th हाउस। 1st हाउस 5th हाउस और 9th हाउस। केंद्र और त्रिकोण के घर के राशि स्वामी में भी यदि संबंध बन रहा है किसी भी प्रकार से, राहु देव स्थित है और उसका स्वामी 5th हाउस का स्वामी लग्न में स्थित है, केंद्र में स्थित है, तो भी राजयोग बनेगा। कैसे बनेगा, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए राहु देव यहाँ पर स्थित है केंद्र में। अब राहु देव यहाँ पर स्थित है तो 5th हाउस का स्वामी कौन हुआ, शुक्र देव, या 9th हाउस का स्वामी कौन हुआ, बुध देव, और लग्न भाव का स्वामी कौन हुआ, शनि देव।
क्योंकि आप निकाल सकते हैं इस सारणी से जो भी नंबर है उसका राशि स्वामी यह होगा, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। यदि पूरा बेसिक यहाँ पर सिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब केंद्र के राशि स्वामी के साथ त्रिकोण भाव के राशि स्वामी युति बना रहे हैं तो भी राजयोग बनेगा। जैसे राहु देव यहाँ पर स्थित है, केंद्र में स्थित हो गया। अब त्रिकोण भाव के स्वामी कौन होगा? शुक्र से यदि उसकी युति हो जाए तो भी राजयोग बनेगा। अब शुक्र से युति हो जाएगा तो बलवान वाला राजयोग बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ पंचमहापुरुष राजयोग भी बना रहा है। यदि राहु देव एक ऐसा ग्रह है, कोई राजयोग वाले ग्रह के साथ युति बनाता है तो वह और अधिक अच्छे परिणाम देता है। एक यह नियम भी आप याद कर लीजिए कि राहु एक खुद का अस्तित्व नहीं है, जिस भी राशि स्वामी के साथ वह स्थित होता है उसका स्वरूप ले लेता है और उसका जितना भी उसका बल होता है वह भी ले लेता है। तो अब शुक्र पंच महापुरुष राजयोग इस कुंडली में बना रहा है और राहु भी स्थित हो गया, तो जातक को बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। राहु की स्थिति में यह एक राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब सपोज करिए राहु देव यहाँ पर है, अब बुध देव का स्वामी यहाँ पर स्थित हो गया राहु के साथ। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको आप भूल जाइए अभी हाल फिलहाल के लिए। अब 9th हाउस का स्वामी केंद्र से संबंध कर रहा है राहु के साथ, तो भी राजयोग वह बनाएगा। योग कारक भी है तो राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करेगा। तो केंद्र त्रिकोण में किसी भी प्रकार का संबंध हो राहु के साथ तो भी राजयोग बनता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं। सपोज करिए यहां पर राहु देव स्थित है। अब केंद्र का राशि स्वामी कौन कौन हो गए? शनिदेव, मंगल देव, चंद्रदेव और शुक्रदेव। इनमें से कोई भी ग्रह यदि इसके साथ युति बनाएगा तो भी राजयोग बनेगा। जैसे लग्न भाव का स्वामी शनिदेव ही यहाँ पर स्थित हो जाए तो भी राजयोग बनेगा कि लग्न के साथ 9वें भाव का स्वामी का इसमें युति हो गई है। तो राहु के साथ इस प्रकार से युति संबंध बनाना भी एक राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग जीवन में अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होता है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ। सपोज करिए 5th हाउस में राहु देव स्थित है, तो केंद्र के घर से यदि संबंध है इसका यहाँ पर, केंद्र का कोई भी राशि स्वामी यहाँ पर स्थित हो जाए तो भी राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे सपोज करिए चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो जाए, भले ही वह ग्रहण दोष बना रहा है लेकिन वह बात अलग हो जाएगी, नेगेटिव परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन राहु की दशा में जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप यह नियम समझ सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध हो रहा है किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, तो भी राजयोग बनता है। समझ में आ ही गया होगा आपको, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। राहु देव यदि यहाँ पर स्थित है और हम देख सकते हैं 5th हाउस का स्वामी शुक्रदेव होता है और 9th भाव का स्वामी क्या होता है? बुधदेव। तो यदि शुक्रदेव यहाँ पर स्थित हो जाए तो भी राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से बुधदेव भी यहाँ पर स्थित हो जाए तो भी राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से राहु देव यदि लग्न में स्थित है तो 5th और 9th भाव के स्वामी के साथ उसकी युति होना एक राजयोग बनाता है। यदि राहु देव 5th हाउस और 9th भाव और 1st हाउस में स्थित है और केंद्र के किस राशि स्वामी से उसकी युति हो जाए तो भी राजयोग जैसी स्थिति जीवन में उत्पन्न होती है। राहु देव सदा अच्छे परिणाम देते हैं, जातक को बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट्स वह देते हैं। और तीसरा और चौथा नियम भी एक मैं आपको बता देती हूँ। यदि राहु देव अपनी उच्च राशि में स्थित है और केंद्र त्रिकोण से वह संबंध बना रहा है तो जबरदस्त जातक को बहुत अधिक अच्छे परिणाम देगा। राहु देव उच्च के कब होते हैं? वृषभ राशि में और मिथुन राशि में, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर राशि यदि स्थित है और राहु देव स्थित है वहां पर तो वह सदा उच्च के होंगे। उच्च का मतलब होता है और अधिक अच्छा परिणाम देना जातक को। तो ये वाला एग्जाम्पल जो दिया है वह आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि राहु देव 2 नंबर राशि में स्थित है अर्थात उच्च के हो गए और केंद्र के घर से वह संबंध बना रहे हैं तो जबरदस्त जातक को अच्छे परिणाम वह देंगे हर क्षेत्र से।
तो इस प्रकार से बहुत ही छोटे छोटे नियम यदि आप फॉलो करेंगे, कुंडली विश्लेषण करते समय इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप गलती नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने जितना भी प्रयास करा है आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने का प्रयास करा है। आई होप आपको ये प्रयास बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई ज्योतिष सीख रहा है तो उसे भी यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं दोस्तों। आपको 100% सटीक जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे बता सकते हैं, उसे भी लाने का मैं प्रयास बिल्कुल करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।